आज की क्लास आपके पास जियोग्राफी की रहेगी। एचपी की जियोग्राफी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जियोग्राफी में पहला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं आपके पास हिमाचल प्रदेश का प्रवाह तंत्र। क्या देखेंगे? हिमाचल प्रदेश का प्रवाह तंत्र। क्या होता है प्रवाह तंत्र? है कौन सी बीमारी आ गई? प्रवाह तंत्र तो नदी रिवर सिस्टम देखने जा रहे हैं, ठीक है। नदी तंत्र या प्रवाह तंत्र इसको हम देखेंगे। तो आपको पता ही होना चाहिए, वैसे हम हिमालय में रह रहे हैं, हिमालय में ना हिमाचल में सिचुएटेड। हिमालय कैसी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी आपके पास हिमालय, और इसमें हिमाचल भी आपके पास सिचुएटेड है। तो हिमाचल में जितनी भी नदियां आपके पास रहती हैं, मुख्य नदी की मैं बात करूंगी, मेन रिवर्स की, ये सदा नीरा रहती है, इनमें वर्ष भर पानी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इनको सदा नीरा कहा जाता है। ये भी आपके पास क्वेश्चन आता है, किन नदियों को सदा नीरा कहा जाता है? जो हिमालय से निकलती हैं। आपके पास अगर वर्ल्ड वाइड इंडिया की हम पूरे बात करते हैं तो लिख लेंगे मेन रिवर आपके पास सदा नीरा कौन कौन सी रहेंगी? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये आपके पास सदा नीरा है, जो कि सारी हिमालय से ही निकलती हैं। ये मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में हम देखें, जब इंडियन रिवर सिस्टम देखेंगे तो उसमें आप देखोगे सिंधु नदी भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, गंगा निकलती है, यमुना, ये सारी आपके पास हिमालय से निकलती है। पर जब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी नदियां आप देखते हो, आपके सराउंडिंग में भी काफी सारी नदियां हैं, पर मुख्य रूप से आपके पास हिमाचल में कितनी नदियां बहती हैं? 5 नदियां। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्य कितनी नदियां बहती हैं? आपके पास 5 रिवर्स रहती हैं, 5 नदियां रहती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं आपके पास हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, जिसका जल घनत्व सबसे अधिक है, वो है आपके पास चिनाब। किसकी बात कर रही हूँ मैं? चिनाब नदी की। चिनाब नदी के अन्य नाम भी आपके पास पूछे जा सकते हैं। तो चिनाब को ही चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा नदी। ये पहली रिवर आपके पास आती है। दूसरे नंबर पर हम चलते हैं, अगर हम सीरीज में देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। आपके पास लाहौल स्पीति से आएंगे हम, लास्ट आपके पास है सिरमौर तक। अगर आपको मैप का हल्का सा आइडिया रहा होगा तो आप देखोगे सिरमौर सबसे ऊपर आपके पास आता है और सबसे नीचे आपके पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट आती है। दूसरी रिवर आती है हमारे पास रावी नदी। चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद तीसरी हम देखेंगे व्यास नदी। ये मेनली नदी है आपके पास हिमाचल प्रदेश की। व्यास के बाद 4th नंबर पे आती है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी, और सबसे लंबी नदी कौन है? हमारी सतलुज रिवर। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है आपके पास सतलुज नदी। और लास्ट में सतलुज के बाद आपके पास आती है यमुना, बिल्कुल, जिसका प्राचीन नाम हमने देखा था, क्या था? कालिंदी। और यहाँ पर कौन सा जनपद था? कुलिंद। तो 5 मुख्य नदी में हमने कौन कौन सी देखी आपके पास? सबसे पहले आपके पास चिनाब नदी, जिसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की कैसी नदी है? सबसे बड़ी नदी है, मतलब जल घनत्व तो इसमें ज्यादा रहते तो इसी कारण ये क्या रहती है? सबसे बड़ी नदी आपके पास कहलाती है। दूसरे नंबर पे आपके पास रावी नदी, तीसरी है व्यास, सतलुज और यमुना। अब एक एक नदी को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नदियों के पौराणिक नाम पूछे जाते हैं, उनसे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। एक आपके पास टर्म आती है वैदिक नाम। एग्जामिनर इसी को क्वेश्चन को घुमाता है, कई बार वो पूछता आपसे वैदिक है और वहां पर आप लिख के आते हैं कौन सा? सांस्कृतिक। एक आता है आपके पास सांस्कृतिक नाम या संस्कृत नाम। तो इनके अलग अलग नाम हैं, 2-3 नदियों के हैं, मैक्सिमम के नहीं है। तो लिख लेंगे 5 नदियों के वैदिक और सांस्कृतिक नाम कौन कौन से? तो चिनाब नदी, जिसको हम चंद्रभागा भी कहते हैं, और इसी का जो वैदिक नाम है, उसका वैदिक नाम है अस्सिकनी। अस्सिकनी, इसी का एक ही नाम है आपके पास। इसमें वैदिक और सांस्कृतिक नहीं आएगा, सीधा पूछा जाएगा चिनाब का प्राचीन नाम क्या है। वहां पर अस्सिकनी ऑप्शन नहीं हुआ तो वहां पे चंद्रभागा होगा। अगर चंद्रभागा ऑप्शन नहीं हुआ तो आपके पास क्या होगा? अस्सिकनी। ये वैदिक नाम है, वेदों में जिन नामों से इनको पुकारा गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। अस्सिकनी क्या है? इसका वैदिक नाम है। और अगर सांस्कृतिक बात करें तो वहां पर चंद्रभागा लिख सकते हो, पर आपको पता लग जाएगा जब हम इसको डिटेल में देखेंगे इसको चंद्रभागा क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास रावी नदी। तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है, इसका वैदिक नाम है पुरुषनी। इंपॉर्टेंट है, वैदिक नाम इसका क्या है? पुरुषनी नदी।
और इसी का सांस्कृतिक नाम है इरावती। इरावती है इसका सांस्कृतिक नाम। और एग्जामिनर पूछेगा रावी नदी का सांस्कृतिक नाम बताइए और आप टिक करके जाओगे पुरुषनी को, तो आपका क्वेश्चन गलत। तो याद रखना है, अपने वैदिक नाम थोड़े टफ होंगे, थोड़े से टर्म्स होंगी, जो सांस्कृतिक नाम रहेंगे वो थोड़े इजी रहेंगे। तो इसका वैदिक नाम है पुरुषनी और सांस्कृतिक नाम इरावती। नेक्स्ट आ जाते हैं व्यास नदी पर। व्यास तो आपको भी पता है, मंडी में भी बहती है ये। तो व्यास का वैदिक नाम सचिन, व्यास का वैदिक नाम है अर्जकिया। और इसका अगर हम सांस्कृतिक बात करेंगे तो वो है विपाशा। अब लग रहा है ना विपाशा इजी है, इससे अर्जकिया से तो थोड़े से जो कॉम्प्लिकेटेड से शब्द है वो वैदिक में आएंगे और इजी आपके पास सांस्कृतिक आ जाएंगे। तो विपाशा इसका सांस्कृतिक नाम है और अर्जकिया इसका वैदिक नाम। नेक्स्ट आती है आपके पास सतलुज। सतलुज नदी का वैदिक नाम है शतुदरी। शतुदरी और सांस्कृतिक नाम शतुदरी आएगा। ये आप इजीली कैच कर लोगे कि कौन सा नाम पूछा जा चुका है। तो शतुद्र किसका नाम है? सतलुज का। और अस्सी कनी आपके पास चिनाब का और लास्ट आपके पास यमुना। यमुना का फिर एक ही नाम है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? कालिंदी के नाम से इसको जानते हैं। इन दोनों में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेडली बनते हैं। तो अर्जकिया, विपाशा, इरावती और पुरुषनी आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर घुमाता है। क्लियर हो गया? वैदिक और सांस्कृतिक नाम से हमने देख लिया वेदों में कैसे लिखा गया था, पुरानी में जो हमारी संस्कृत आती है उसमें कौन कौन से नाम से उसको पुकारा गया था। ये 5 आपके पास मेन रिवर है। क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछना है? चलो अब आ जाते हैं, एक एक नदी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्लियर कर लूँ मैं? लिखना है किसी को या लिख लिया सभी ने? ठीक है, तो सबसे पहली नदी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके पास, वो है आपके पास कौन सी नदी? ठीक है, चलो चिनाब को डिस्कस करते हैं। तो लिख लेंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, ब्रैकेट में मेंशन कर लेंगे। बड़ी का मतलब है आपके पास जल घनत्व के अकॉर्डिंग, जिसमें पानी ज्यादा रहता है, पानी की मात्रा ज्यादा रहती है, ज्यादा एरिया आपके पास कवर करती है, वो कौन सी नदी है आपके पास? चिनाब नदी सबसे बड़ी नदी है। और अगर लंबाई की बात करते हैं तो लिख लेंगे हिमाचल प्रदेश में कुल ये कितना जल प्रवाहित करती है? 122 किलोमीटर जल प्रवाहित करती है आपके पास कौन सी नदी? चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में कुल बहती है 122 किलोमीटर। और टोटल अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो ये 960 किलोमीटर बहती है टोटल, जहां से उद्गम होता है जहां पे खत्म होती है। तो टोटल इसकी लेंथ जो है आपके पास 960 किलोमीटर है, जिसमें से ये हिमाचल प्रदेश में कितना अपना जल प्रवाहित करती है? 122 किलोमीटर अपना जल प्रवाहित करती है। इसका आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है कि चिनाब नदी का उद्गम कहां से हुआ? तो उद्गम को लेके थोड़ा सा अगर वन लाइनर क्वेश्चन आपके पास आता है तो चिनाब नदी का जो उद्गम होता है वो होता है बारालाचा दर्रा से। कहां से होता है इसका उद्गम? बारालाचा दर्रा, और इसको चौराहों का दर्रा भी कहा जाता है। तो अपने साथ साथ में लिख लेना है, इसका उद्गम होता है बारालाचा दर्रा से, जो कि आपके पास लाहौल स्पीति में। अब थोड़ी सी स्टोरी देखते हैं आपके पास इसके उद्गम की। तो हिमाचल प्रदेश की जब हम झीलें करेंगे तो झीलों में आपके पास लाहौल स्पीति में 2 झीलें आती हैं। एक झील है सूरजताल, एक है चंद्रताल। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई में स्थित झील कौन सी है? सूरजताल। वन लाइनर क्वेश्चन है, यही से पिक करने पड़ेगी आपको। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई में सिचुएटेड जो झील है उसका नाम है सूरजताल। सूरजताल और दूसरी है चंद्रताल। दोनों झीलें आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी? अगेन लाहौल स्पीति में ही दोनों झीलें हैं। ठीक है, और चंद्रताल से चलेगी नदी का नाम है चंदा नदी या चंद्रा नदी, और सूरजताल से आएगी भागा नदी। ठीक है, भागा आती है कहां से? सूरजताल से। चंद्रताल से निकलती है चंद्रा नदी। दोनों का संगम होता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, उस प्लेस को बोलते हैं तांडी। ठीक है, तांडी में चंद्रा और भागा का संगम होता है और यहीं से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी शुरू होती है, जिसका नाम हम चंद्रभागा या चिनाब के नाम से उसको जानते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे को कौन सी नदी बन जाएगी इन दोनों से मिलकर?
चंद्रभागा या फिर चिनाब के नाम से जो आपके पास प्रचलित है। ये आपके पास हो गई स्टोरी। इसके उद्गम को अगर आपके पास पर्टिकुलर प्लेस पूछा जाता है तो आप बारालाचा दर्रा कहेंगे। अगर पूछा जाता है कि चंद्र और भागा का संगम कहाँ होता है तो होता है तांडी नामक स्थान पर, और वहीं से ये क्या बन जाती है, चिनाब बन जाती है। हाँ जी, लाहौल स्पीति में ये तीनों है आपके पास। सूरजताल भी लाहौल स्पीति में है, चंद्रताल भी लाहौल स्पीति में, और तांडी नामक क्षेत्र भी कहाँ है, लाहौल स्पीति में। तो लिख लेंगे चिनाब जो नदी है वो हिमाचल प्रदेश के 2 ही जिलों में आपके पास जल प्रवाहित करती है। 2 जिले आपके पास कौन कौन से होंगे, लाहौल स्पीति और चंबा। लाहौल स्पीति और चंबा में आपके पास ये जल प्रवाहित करती है। लाहौल में जहाँ से उद्गम होगा वहां पे बह रही, और उसके बाद चंबा में जाएगी। चंबा के बाद ये निकल जाएगी कहाँ, जम्मू कश्मीर में, आगे की तरफ जम्मू कश्मीर के बाद ये पाकिस्तान में चली जाएगी, क्योंकि हम सिंधु नदी तंत्र में इसका पूरा वो पढ़ेंगे। लाहौल स्पीति में इसका उद्गम होता है जब लाहौल को छोड़कर ये चंबा में एंटर करती है। उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम है भुजिंद। जहां पर ये चंबा पे एंटर करेगी, कहां से, भुजिंद, उस जगह का नाम है भुजिंद। अगर आपके पास आएगा, नहीं तो थिरोट, एक साइड पे उसको भुजिंद कहेंगे और दूसरी साइड थिरोट से ये चंबा में एंटर करेगी, और चंबा को छोड़कर जम्मू कश्मीर में चली जाती है, जिस प्लेस का नाम है संसारी नाला। संसारी नाला से होते हुए ये कहाँ चली जाती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। वन लाइन में क्वेश्चन आपके पास यहाँ से बनता ही बनता है कि चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश को कहाँ त्यागती है, संसारी नाला में, और कहाँ एंटर करेगी फिर ये, जम्मू कश्मीर में घूमने चलेगी। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास कौन सी नदी देखी हमने, चिनाब नदी। कितना बहती है हिमाचल प्रदेश में, 122 किलोमीटर। कितने में से, 960 किलोमीटर में से टोटल लेंथ है इसकी 960। उद्गम अगर इसका पूछा जाता है बारालाचा दर्रा। पूरी स्टोरी क्या थी कि सूरजताल से आपके पास भागा रिवर निकलती है और चंद्रताल से चंद्रा रिवर, और दोनों का जो संगम होता है वो कहाँ होता है, कहाँ, तांडी में, और वहां से ये चिनाब आपके पास मिल जाती है। तांडी जो आपके पास प्लेस है ये इंपॉर्टेंट है। तांडी से आपके पास क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो लिखेंगे तांडी में ऋषि वशिष्ठ को दफनाया गया था। ऋषि वशिष्ठ ने समाधि कहाँ ली थी, तो लिख लेंगे ऋषि वशिष्ठ की समाधि कहाँ हुई थी, तांडी में। द्रौपदी ने अपने देह को कहाँ त्यागा था, द्रौपदी ने की जो मृत्यु हुई थी वो भी कहाँ हुई थी, द्रौपदी मृत्यु या फिर देह त्यागने की बात हो गई, वो भी कहाँ हुई, तांडी में। और तांडी में ही सूरज और चंद्रमा के पुत्र पुत्री का विवाह भी हुआ था। ये थोड़ी देर आपके पास वैदिक पीरियड में चले आएंगे। सूर्य एवं चंद्रमा के, सूर्य की बेटी चंद्रमा के बेटे का विवाह कहाँ हुआ था, तांडी नामक क्षेत्र में। तो सूरज और चंद्र से आपने याद रखना, सूरजताल और चंद्रताल। क्लियर हो गया। तांडी नामक क्या होता है, ऋषि वशिष्ठ ने कहाँ समाधि ली थी, बिल्कुल, और द्रौपदी ने देह कहाँ त्यागी थी, तांडी में। क्लियर हो गया। अब लिख लेंगे हम चिनाब नदी की आपके पास सहायक नदियां, चिनाब नदी की सहायक नदियां। अब बहुत ही कम आपके पास पूछा जाएगा कि सबसे मतलब अब लेवल थोड़ा अप हो गया है एग्जाम का, तो आपके पास मेन रिवर से क्वेश्चन कम बनते हैं। जितने क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, ट्रिब्यूटरी से बनेंगे, सहायक नदियों से आपके पास क्वेश्चन बनेंगे। तो लिख लेंगे चिनाब नदी की सबसे पहले तो चंदा नदी क्या होगी, सहायक होगी। भागा नदी आपके पास सहायक रिवर रहती है। इंपॉर्टेंट है आपके पास सेचर नाला, चंद्रा और भागा तो हमने सहायक लिखी ली, चंद्रा नदी, भागा नदी। नेक्स्ट है आपके पास सेचर नाला, यहाँ पे सेचू अभिलेख को भी आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। मीनार नाला किसके सहायक हैं, चिनाब नदी के सहायक हैं। चंदा नदी, भागा नदी, सेचर नाला और मीनार नाला। क्लियर हो गया, लिख लिया ना सभी ने चिनाब नदी से। किसी को कुछ पूछना है, ठीक है। तो आपके पास चिनाब नदी से यही है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं। ये चंबा में एंटर करती है थिरोट भुजिंद से, और चंबा को छोड़कर फिर ये कहाँ चली जाती है, जम्मू कश्मीर में संसारी नाला से हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। उद्गम की बात कर रहे हैं तो वो बारालाचा दर्रा से इसका उद्गम होता है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे कैसी नदी है, बड़ी नदी।
जैसे हम पढ़ते हैं ना कि सबसे लंबी नदी भारत की है गंगा और सबसे बड़ी है ब्रह्मपुत्र, जबकि गंगा बहती है 5 स्टेट में और ब्रह्मपुत्र बहती है 2 में ही, पर पानी की जो एरिया है वो ज्यादा कौन कवर करती है आपके पास, ब्रह्मपुत्र। तो सेम आपके पास वही चीज यहाँ पर कौन प्ले कर रहा है, आपका चिनाब नदी। तो नेक्स्ट हम चिनाब की बात नदी करने जा रहे हैं, वो आपके पास आती है रावी नदी। चिनाब के बाद दूसरी नदी जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है, डालेंगे हेडिंग रावी नदी। परमानेंट तो नहीं डाल दी है इसमें, हाँ जी, चिनाब की सहायक नदी लिखवाई तो आपको, सैचर नाला, मीनार नाला, चंदा नदी, भागा नदी, किसकी सहायक है, चिनाब की सहायक है नदी है सारी, है ना। दूसरी नदी आपके पास आती है रावी नदी। तो लिख लेंगे रावी नदी का जो उद्गम है वो धौलाधार श्रेणी में आपके पास बड़ा भंगाल का एरिया आता है, बड़ा भंगाल या बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। लिख लेंगे धौलाधार में आपके पास धौलाधार रेंज, धौलाधार पर्वतमाला के बड़ा शिगड़ी या फिर बड़ा भंगाल कहते हैं इसको, बड़ा भंगाल, कई बार आपको बड़ा बंगाल भी मिलेगा, ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। रावी नदी का ग्लेशियर कांगड़ा और लाहौल स्पीति में पड़ता है ये ग्लेशियर आपके पास, ठीक है, बड़ा भंगाल, वहाँ धौलाधार रेंज पे सिचुएटेड है, वहां से रावी नदी का उद्गम होता है। रावी नदी आपके पास हिमाचल प्रदेश में कुल बहती है 158 किलोमीटर, 100 कितना होता है 158 किलोमीटर बहती है हिमाचल प्रदेश में, और टोटली इसकी लेंथ कितनी है, टोटली ये बहती है 720 किलोमीटर। कितना बहेगी, 720 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में बहती है 158 किलोमीटर। और ये आपके पास कांगड़ा और चंबा दो ही जिलों में अपना जल प्रवाहित करती है। कौन कौन से, कांगड़ा से इसका उद्गम हो गया, कांगड़ा में अपना जल प्रवाहित करेगी, कांगड़ा के बाद ये कहाँ चली जाएगी, चंबा, और चंबा के बाद या तो आपके पास पंजाब या जम्मू कश्मीर में एंटर हो जाती है। क्लियर हो गया। वन 158 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है, ये आपके पास कांगड़ा और चंबा में बहती है। इसके किनारे प्रमुख शहर लिख लेंगे, कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो आपके पास प्रमुख नगर में सबसे पहला आएगा इसमें चंबा और भरमौर। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, भरमौर किस नदी के किनारे है, तो भरमौर है आपका रावी नदी के किनारे। देखिए अब हम जब माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं, धौलाधार रेंजेस का उद्गम होता है, ये वही नदी है जो धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी को अलग करती है, इनके बीच में बहती है। पीर पंजाल पर्वतमाला के बीच में बहती है, पर्वतमाला को अलग करती है। जैसे मैंने आपको अगर ज्योग्राफी की, अपनी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास लगाई थी, यहाँ पर आपके पास पड़ती है कौन सी पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की, सतपुड़ा के साथ में आपके पास कौन सी पहाड़ियाँ होती हैं, तो ध्यान नहीं आ रहा है, नर्मदा नदी बहती है सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच में, ठीक है। ऊपर विंध्य पर्वतमाला आती है, फिर सतपुड़ा आती है, बीच में कौन सी नदी बहती है आपके पास, नर्मदा। सेम आपके पास रेंज चलती है, धौलाधार रेंज आ रही है, फिर आपके पास पीर पंजाल रेंज आ रही है। धौलाधार से इसका उद्गम होता है, फिर ये बहती है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में। किसकी बात कर रही हूँ मैं, रावी नदी की मैं इसमें बात कर रही हूँ। लिख लेंगे आपके पास कौन कौन से जिलों में ये हमने देखा है, चंबा और कांगड़ा में बहती है। कांगड़ा में इसका उद्गम हो गया, फिर जहां से ये चंबा में एंटर करेगी उस जगह का नाम है बलौज। चंबा में ये एंटर करती है बलौज नामक क्षेत्र से, और उसके बाद ये एंटर करती है आपके पास हिमाचल प्रदेश को छोड़ के चली जाती है खैरी नामक स्थान से। बलौज नामक क्षेत्र से ये एंटर करती है, देख लिया, ब्लॉज से एंटर करेगी और एचपी को छोड़ के जाएगी कहां से, खैरी नाला से ये छोड़कर चली जाती है, और ये बाद में पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी के साथ मिल जाती है।
पाकिस्तान में भी पंजाब है ना, तो यहाँ से जितनी भी नदियां जा रही हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जाकर मिल जा रही हैं। तो ये चिनाब के साथ मिल जाती है कहाँ, पाकिस्तान में जाकर ये चिनाब के साथ मर्ज हो जाती है रावी नदी। अब लिख लेंगे रावी नदी की प्रमुख सहायक नदियां। रावी नदी की प्रमुख सहायक नदियां, सहायक बहुत बार इनसे क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है सहायक नदियों से। रावी नदी की बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो सबसे पहले बांदली नदी, ये बांदली नाला, बांदली, तंतारी नदी, तंतारी, बांदली, तंतारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास चिड़चिंद नाला, चिड़चिंद, चिड़चिंद नाला, बैरा नाला, चिड़चिंद बैरा। और रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपके पास आती है सियूल नदी। लिख लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। रावी की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपके पास सियूल नदी। ये नदियां आपके पास रिपीटेडली पूछी जा चुकी है, बांदली, तंतारी, चिड़चिंद, बैरा, सियूल। ये क्या है, रावी नदी की सहायक नदियां हैं। और इंपॉर्टेंट आप लिख लो, एक बुढ़िल नदी, साहो नदी, बुढ़िल, अन्य नदियां भी है, बुढ़िल, साहो, छतरानी और बड़जेली। बड़जेली तो ये किसकी सहायक नदी देखी हमने, रावी नदी की सहायक नदियां। तो आज के प्रवाह तंत्र में हमने दो नदियां आपके पास कवर की, कौन कौन सी, चिनाब नदी और रावी नदी। ये आपके पास हमने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखी। जो चिनाब नदी थी वो बहती थी लाहौल में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस नदी के किनारे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो थोड़ा सा रिलेट कर लेना है। चिनाब बहती है लाहौल, लाहौल के बाद ये चली जाएगी चंबा, ठीक है। फिर हमने देखी रावी नदी, रावी का उद्गम होता है कांगड़ा में, और कांगड़ा में उद्गम करने के बाद ये कहाँ पे चल देती है, चंबा में, और चंबा के बाद ये चली जाती है ये आपके पास जम्मू कश्मीर में। ये भी आपके पास भी एंट्री करती है, पाकिस्तान में दोनों मिल भी जाती है। क्लियर हो गया। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो गए हमारे पास, लाहौल स्पीति हो गया, चंबा दोनों में कॉमन है, और कांगड़ा। तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में हमने देख लिया। अभी थोड़ा सा मैप की तरफ हम चलेंगे। चंबा आपके पास सबसे टॉप में आता है, फिर उसके बाद लाहौल स्पीति एंट्री करता है, और इन्हीं के यहाँ कौन सा है, कांगड़ा आता है। तो टॉप वाली जितनी भी आपके पास डिस्ट्रिक्ट है, चंबा, लाहौल स्पीति और कांगड़ा में आपके पास दो ही इंपॉर्टेंट नदियां रहती हैं। कांगड़ा में अभी हम देखेंगे, व्यास नदी भी कांगड़ा में जाती है, उसको भी हम देखेंगे। पर ये यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना है। व्यास नदी आएगी कुल्लू से निकले के मंडी से होते हुए वो कांगड़ा में चले जाते हैं, कांगड़ा के बाद सीधा वो पंजाब में एंटर करेगी। तो आज के प्रवाह तंत्र में हमने चिनाब नदी और रावी नदी को कवर किया है। तो आप मुझे बताएंगे रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, बताओ जल्दी बताओ। अभी देखा इन्होंने वैदिक और सांस्कृतिक को मिल नहीं रहा है। पुरुषनी, पुरुषनी क्या इसका वैदिक, और अगर मैं सांस्कृतिक की बात करूं तो इसी का सांस्कृतिक नाम क्या आएगा, इरावती, इरावती। और विपाशा किसका सांस्कृतिक नाम है, व्यास का। और व्यास का ही अगर मैं वैदिक नाम पूछूं तो अर्चकिया। कालिंदी किसका नाम है, शतूद्र। और असिकनी एक ही रिवर रहती है, चिनाब। तो ये आपके पास प्रवाह तंत्र में आज की क्लास में हमने दो ही डिस्कस किए। बाकी आपके पास 3 नदियां रह जाती हैं, कौन कौन सी, व्यास, सतलुज और यमुना, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास से, फिर मैं पूछ लूं, उसके लिए भी मना ही कर दो।